केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के बाद उत्तराखंड की राजनीति में किस किस का कद बढ़ेगा? उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर क्या घमासान फिर से मचता हुआ नजर आएगा? और क्या बॉबी पंवार को अपना एक और साथी त्रिभुवन चौहान के रूप में मिल गया है? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह यह है कि खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जिस समय केदारनाथ के नतीजे आने शुरू हुए उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिरी परिणाम क्या होगा और इन परिणामों के आधार पर भविष्य में उत्तराखंड की राजनीति में किसका कद क्या हो सकता है। लेकिन तस्वीर अब शीशे की तरह साफ हो गई है। बीजेपी 5000 से ज्यादा वोटों से जीत गई है। कांग्रेस की एकजुटता ठंडे बस्ते में चली गई है। उत्तराखंड को एक और युवा नेता मिल सकता है त्रिभुवन चौहान के रूप में, और जो बेरोजगार संघ है वो अगर अपने प्रत्याशियों को जगह जगह पर उतारे तो हो सकता है कि वो निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। इस तरीके के संकेत पिछले 2 चुनाव में हमको देखने को मिल गए हैं। जब मैं 2 चुनाव कहता हूं तो उसमें एक चुनाव लोकसभा का है जहां से निकलकर बॉबी पंवार ने उत्तराखंड की राजनीति शुरू करी, और दूसरा चुनाव केदारनाथ का उपचुनाव है जहां से निकलकर त्रिभुवन सिंह चौहान अब राजनीति में अपने भविष्य को तलाशते हुए नजर आएंगे। उनका प्रयोग सफल हुआ, भले ही उन्होंने जीत दर्ज न की हो, लेकिन अपनी दमदार उपस्थिति केदार घाटी में उन्होंने दर्ज की है। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें भुनाने की कोशिश कांग्रेस ने लगातार चुनाव प्रचार के दौरान की, लेकिन वो सारे के सारे मुद्दे हाशिए पर चले गए। कांग्रेस के कुछ नेता अब गौण होते हुए नजर आएंगे, जबकि बीजेपी में कई सूरमाओं के बीच में पुष्कर सिंह धामी अपनी साख बचाने में कामयाब हो गए हैं। दिल्ली में अब उनका कद बढ़ सकता है, यह बात भी बहुत शीशे की तरह साफ है, क्योंकि इसे पूरी तरीके से पुष्कर सिंह धामी की साख का चुनाव बताया गया था। बीजेपी पार्टी के भीतर ही नहीं, कांग्रेस भी जब प्रचार कर रही थी तो वो कह रही थी कि ये चुनाव अगर बीजेपी को हरा दिया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जाने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि इससे पहले बद्रीनाथ विधानसभा सीट बीजेपी हार चुकी है और केदारनाथ आखिरी सीट होगी अगर बीजेपी को चुनाव हरा दिया जाए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव की। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने जितने दिन गढ़वाल में बिताए, गैरसैंण में बिताए, उससे यह स्पष्ट हो रहा था कि साख का सवाल उन्होंने बनाया हुआ है। और जब नतीजे आए तो पुष्कर सिंह धामी ने खुद ही बताया कि कैसे जाति की राजनीति करने की कोशिश केदार क्षेत्र में की गई, कैसे क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश की गई। पुष्कर सिंह धामी के 2 बयान हैं, उसमें 2 ऐसे वाक्य हैं, 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको मैं जरूर बताना चाहूंगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विपक्ष ने जाति आधारित राजनीति करने की कोशिश की केदारनाथ क्षेत्र में। अब चूंकि केदारनाथ क्षेत्र में राजपूत समुदायों का बाहुल्य है, ज्यादा मतदाता राजपूत समुदाय के हैं, और इसमें अगर वो जातिगत राजनीति के आधार पर वोट मांगते तो मनोज रावत के पक्ष में फैसला हो सकता था, और उसी स्ट्रेटेजी को कांग्रेस ने अपनाया। लेकिन नतीजे कुछ और हुए। ठाकुर बाहुल क्षेत्र में एक ब्राह्मण महिला उम्मीदवार चुनाव जीत गई, यानी जाति आधारित राजनीति चली नहीं जिसे चलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। अब वो मुद्दा मैं आपको बताता हूं कि क्यों जाति आधारित राजनीति की बात की गई। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो बात फैलाने की कोशिश केदार घाटी में की उसमें यह था कि शैला रानी राजपूत समुदाय से आती थी, उनके देहांत के बाद उनकी बेटी ऐश्वर्या को टिकट दिया जाना चाहिए था, जैसी बीजेपी में परंपरा है और जैसे पुराने नेताओं के परिजनों को बीजेपी ने टिकट दिया। लेकिन बीजेपी ने एक ठाकुर वर्ग की राजपूत समुदाय की महिला का हक यानी ऐश्वर्या रावत का हक मारा और आशा नौटियाल को जो ब्राह्मण समुदाय से आती है उनको टिकट दिया। दूसरी बात फैलाई गई कि अगर ऐश्वर्या रावत को टिकट नहीं देना था तो बीजेपी ने कुलदीप रावत को टिकट क्यों नहीं दिया, जो बीजेपी में
कुछ महीने पहले ही शामिल हुए थे और इस चुनाव में वो मजबूत दावेदार थे। तो ये बात बताने की कोशिश मतदाताओं के बीच में की कि बीजेपी राजपूत समुदाय के बजाय ब्राह्मण समुदाय को तरजीह दे रही है और इसीलिए आशा नौटियाल को टिकट दिया गया। एक बात और बताने की कोशिश कांग्रेस ने की कि हरक सिंह रावत राजपूत समुदाय से आते हैं, गढ़वाल का शेर भी उनको कई लोग कहा करते थे, लेकिन बीजेपी ने उनका सम्मान नहीं किया और इसीलिए उनको बीजेपी से बाहर निकाला गया और अब हरक सिंह रावत राजनीतिक हाशिए पर हैं। जब यह बात कांग्रेस फैला रही थी तो उन्होंने यह बताने की कोशिश नहीं की कि आखिर कांग्रेस ने गढ़वाल के बड़े राजपूत नेता को टिकट पिछले विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं दिया था, सिर्फ उनकी बहू को टिकट दिया था। खैर, यह एक मसला। इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा क्षेत्रवाद का भी था। पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार पर यह आरोप लगाने की कोशिश की गई कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की खाई बढ़ गई है और केदारनाथ यात्रा को शिफ्ट करने की कोशिश कैंचीधाम या मानस खंड की तरफ की गई है और साथ साथ केदारनाथ मंदिर को भी यहां से दिल्ली शिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी। जब हल्ला मचा तब सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन बीजेपी ये बताने में कामयाब हो गई कि अगर केदार धाम की यात्रा को वो कैंची धाम ले जा रहे होते तो पिछले वर्षों की तुलना में इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या लाखों में कैसे बढ़ गई। अगर पिछले वर्ष 14 लाख तीर्थयात्री केदार धाम की यात्रा पर आए थे और वो बढ़कर 16 लाख से ज्यादा हो गए हैं, तो कैसे यात्रा को कुमाऊं क्षेत्र में चलाने की, बढ़ाने की कोशिश की, यात्रा को शिफ्ट करने की कोशिश की और हो सकता है जाति और क्षेत्र की राजनीति से ऊपर उठकर वोट केदार धाम में, केदार घाटी में हुआ है। और शायद यही वजह है कि वहां पर शैला रानी की सीट पर आशा नौटियाल चुनाव जीत गई है। यानी पिछली बार भी महिला के हाथों में ही केदार घाटी की कमान थी और इस बार भी केदार घाटी की कमान महिला ही संभाल रही है। आशा नौटियाल तीसरी बार विधायक बनी है। 2002 और 2007 में भी वो विधायक बनी थी और ये उनकी तीसरी राजनीतिक पारी होगी विधायक के तौर पर। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर आती है कि त्रिभुवन सिंह चौहान, हमने जैसे पहले ही बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड की राजनीति में बदलाव आया है। परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति दिखाई देने लगी है और जिस तरीके की आक्रामकता बॉबी पंवार ने लोकसभा चुनाव में दिखाई थी, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से राजनीतिक रूप से वो सक्रिय रहे थे, उस सक्रियता को भी वो रोकना नहीं चाहते थे। इसीलिए बॉबी पंवार एक दूसरी घाटी में, जो उनका राजनीतिक क्षेत्र, उनका जो जहां जन्म हुआ, जहां पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी, देहरादून या जौनसार, उसके बाद वो केदार घाटी में चले गए और वहां पर उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया और उन्होंने वहां पर त्रिभुवन सिंह चौहान के लिए खुले रूप से वोट मांगे और जनता ने त्रिभुवन सिंह चौहान को नकारा नहीं है। जाहिर सी बात है, एक निर्दलीय की हैसियत से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसके पास संसाधन सीमित होंगे, उसके पास संगठन की ताकत बहुत सीमित होगी। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले तो वो बिल्कुल नया और अकेला प्रत्याशी मैदान में था, लेकिन जो ताकत त्रिभुवन सिंह चौहान ने चाहे जिनके भी सहयोग से दिखाई हो, वो सबके लिए एक बड़ा सबक है। यानी अब आगे की राह जो है वो बहुत आसान किसी भी नेता के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और कितना ही रसूखदार हो, क्योंकि परफॉर्मेंस जो दिखाएगा उसे जनता पसंद कर रही है। 1.5 लाख से ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में बॉबी पंवार अकेले अपने दम पर ले गए थे और 8-9 हजार वोट अगर त्रिभुवन सिंह चौहान केदार घाटी में अपनी छवि के बलबूते पर ले जाते हैं तो भविष्य में युवा नेताओं के लिए यह एक सीख हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, इस चुनाव के बाद बीजेपी में पुष्कर सिंह धामी जीत का सेहरा अपने सर पर जरूर बांधेंगे और इस उपलब्धि को जोरदार तरीके से प्रचारित करेंगे। ठीक वैसे ही प्रचारित करेंगे जैसे बद्रीनाथ में जीत के बाद कांग्रेस ने प्रचार किया था, वैसा ही प्रचार अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस 10,000 वोटों से पीछे थी। इस बार
कांग्रेस के सारे धुरंधर एक ही साथ प्रचार करते हुए नजर आए। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने केदार घाटी में डेरा डाला हुआ था। बीजेपी से जहां पर लोग नाराज थे, वहां पर उन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता मौजूद था। हरीश रावत के नेतृत्व में एक गुट अलग काम कर रहा था, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एक गुट अलग काम कर रहा था, हरक सिंह रावत भी अपनी सक्रियता घाटी में लगातार दिखा रहे थे। इसके अलावा गणेश गोदियाल भी अपना दमखम दिखा रहे थे, करण महारा की टीम भी काम कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के भीतर एकजुटता ऊपर से तो दिखाई दे सकती है, जमीन पर वो एकजुटता दिखाई देगी या नहीं देगी, इसको लेकर संशय था। और जब नतीजे आए, 5000 वोट से मनोज रावत चुनाव हार गए हैं। ये लगातार दूसरा चुनाव मनोज रावत बड़े अंतर से हारे हैं। भविष्य में कांग्रेस मनोज रावत की क्षमताओं का क्या इस्तेमाल करेगी, ये तो कांग्रेस के नेता ही बता पाएंगे। लेकिन नकारात्मक राजनीति या जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं, वो मुद्दे तो कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, उन मुद्दों को जनता ने नकार दिया है। यानी कांग्रेस को अगले चुनाव के लिए जाति और क्षेत्र की राजनीति से ऊपर उठकर परफॉर्मेंस बेस राजनीति करने की आवश्यकता है। अब देखना यह है, जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव जीती है, उन मुद्दों पर क्या वो बरकरार रहेगी, और जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस चुनाव मैदान में जा रही थी, क्या उन मुद्दों से इतर कांग्रेस नए मुद्दे तलाश कर पाएगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरा आग्रह, खबर यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर लिखिए इस रिपोर्ट में।